आज का टॉपिक मैं डेडिकेट करूंगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, खासकर जो ओल्ड एज में जा रहे हैं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद या पर्टिकुलरली चूंकि आज टीचर्स डे है तो ये मैं टॉपिक डेडिकेट करूंगा अपने टीचर्स हजरात के लिए और जो ओल्ड एज में चल रहे हैं। ओल्ड एज में फ्रैक्चर्स क्यों ज़्यादा होते हैं, क्या रीज़न क्या है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो लीडिंग काज है फ्रैक्चर्स की। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन मास कम हो जाता है, हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है। तो उम्र जो है, उम्र का तकाजा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड पोरस मीन्स फुल ऑफ पोर्स, कि ये क्या होता है, हवा रिप्लेस हो जाती है इंस्टेड ऑफ मिनरल्स। हड्डी के अंदर मिनरल्स होने चाहिए, वहाँ पे ऐसे ग्लोब्यूल्स जैसे बन जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, बोन जो है एक लिविंग टिश्यू है, तो इसमें नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई इसमें होती है। जो मैक्सिमम पीक बोन मास जो होता है तकरीबन 30 साल की उम्र में हो जाता है। उसके बाद बोन्स गल जाती है, समझो कमज़ोर होती जाती है अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। जैसे मैं बताऊंगा, जो किडनीज हैं तकरीबन 40 साल के बाद 1% नेफ्रॉन लॉस होता है हर साल 40 साल के बाद, तो वो रिगेन नहीं होता है। इस तरीके से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं। जो 50 साल की उम्र के बाद औरतों में कुछ हार्मोनल चेंज आ जाते हैं, जैसे हम उसको एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो 3 में से 1 औरतों को तकरीबन ये ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। और मेल्स में भी हार्मोनल चेंज वगैरह हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह की कमी की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी की वजह से। अब ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। ये तभी ये बॉडी में चल रहा होता है ये, लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, पेशेंट को कुछ पता ही नहीं होता है और उनका अंदर से बोन लॉस हो रहा होता है। जब वो अचानक देखते हैं, जब उनको फ्रैक्चर हुआ, ट्रिवियल इंजरी छोटी सी होगी, आउटस्ट्रेचड हैंड्स, थोड़ा सा गिर गए किचन में, बाथरूम में, एकदम फ्रैक्चर, ये इस बोन का फ्रैक्चर, रिस्ट कोलिस फ्रैक्चर, बाथरूम में फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। सबसे बोन स्ट्रांग बोन होती है फीमर की बोन, अचानक क्या होता है, ये उसमें शैफ्ट ऑफ फीमर में फ्रैक्चर आ सकता है या नेक ऑफ फीमर में आ गया, पता नहीं होता है। अंदर अंदर से स्पाइनल कार्ड की जो बोन्स जो सपोर्ट कर रहे थे, वर्टिब्रा उनको बोलते हैं, उनका फ्रैक्चर हुआ होता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगा उनका ट्यूबरक्लोसिस या कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, उसको एक्सक्लूड करते हुए ये चीज़ें हैं। अब देखिए, जो ऑस्टियोपेनिया होता है इसमें सिंपल बोन मिनरल डेंसिटी का कमी हो जाती है। ऑस्टियोपेनिया अगर हम ट्रीट ना करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस में चला जाता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है इसमें डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन हो जाती है, विटामिन डी डिफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी की वजह से। देखिए, जो हमारी हड्डियां हैं इनको रेगुलर कैल्शियम की ज़रूरत होती है। एंटायर स्केलेटन जो है 10 साल के बाद ये बिल्कुल रिप्लेस होता जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी चलती रहती है। ऑस्टियोब्लास्ट्स में बोन बनती जाती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट में समझो लिसेस हो जाता है, कमज़ोर होती जाती हैं। बोन लॉस जो होता है उम्र के तकाजे के साथ होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काज है बोन लॉस का या ऑस्टियोपोरोसिस होने का, ओल्ड एज है, न्यूट्रिशन कम होना, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम विटामिन डी डिफिशिएंसी और प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड लेने से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिनको बोलते हैं, ड्रग थेरेपी है, सीजर्स के लिए कोई ड्रग्स ली जाती हैं, फेनेटोइन सोडियम, ये ऐसे कुछ बहुत सारे कुछ ड्रग्स हैं। इस तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए दिया जाता है, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमास वगैरह उनके लिए। तो उनका या किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो स्टेरॉइड ले रहा होता है, तो उनसे क्या होता है, बोन में कमज़ोरी आ जाती है, लॉस हो जाती है बोन का। अक्सर आपने देखा होगा कोलिस फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे रिस्ट में एक फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो तकरीबन है वो वॉशरूम में गिर जाने से हो जाता है। या शैफ्ट, कितना मैंने बोला, जो ये हड्डी होती है फीमर सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन होती है, उसमें भी फ्रैक्चर आ सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का इन्वेस्टिगेशन अगर देखा जाए तो सीरम कैल्शियम वगैरह किया जाता है, मैग्नीशियम देखा जाता है, विटामिन डी लेवल्स देखे जाते हैं। इसके बाद बोन का डेंसिटीमीट्री देखा जाता है, जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं।
ये डेक्सा स्कैन के बारे में अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। डेक्सा स्कैन ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री इसको बोलते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है डायग्नोसिस करने का ऑस्टियोपोरोसिस का। इसमें कुछ जेड स्कोर और टी स्कोर होता है। चूँकि मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा डेक्सा स्कैन का इंडिकेशन किस एज में है, कहाँ पे है, क्यों किया जाता है। थोड़ा सा मैं डेक्सा स्कैन के बारे में बोलूँगा। ये सेंट्रल डेक्सा भी होता है और पेरिफेरल डेक्सा होता है। जो सेंट्रल डेक्सा होता है तकरीबन वो स्पाइन और हिप पर देखा जाता है, और जो पेरिफेरल होता है वो रिस्ट या फिंगर्स या लेग्स वगैरह या हील पे देखा जाता है। आप देखिए, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस के मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा। तो पहली वाली पिक्चर में आप देखेंगे बोन्स के सिचुएशन, और उनके अंदर नेक्स्ट वाली जो है उसके अंदर कैसे एयर सैक्स बने होते हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस पोर्स बने होते हैं बड़े बड़े। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑस्टियोपोरोसिस के हैं, जैसे 50 साल के बाद कोई अचानक फ्रैक्चर आ जाए, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर अंडरलाइंग होगी, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो, या जनरल वीकनेस है, अर्ली मेनोपॉज जो हो गया नेचुरल प्रोसेस से होता है या सर्जिकल, जैसे फीमेल्स में ओवरीज निकाल दी जाती हैं। इस तरीके से हार्मोन ट्रीटमेंट जो दी जाती है प्रोस्टेट के लिए या ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इस तरीके से अगर सिग्निफिकेंट लॉस हाइट में अगर हो जाए, स्मोकर्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें भी बोन स्कैन की इंडिकेशन वगैरह बन सकती है, डेक्सा स्कैन की इंडिकेशन बन सकती है। जो वार्निंग साइंस हैं ऑस्टियोपोरोसिस के वो मैं बताना ज़रूरी समझूंगा। 1 इंच तकरीबन या उससे ज़्यादा हाइट का कम हो जाना, नेचुरल पोस्चर जो है स्टूपिंग या बेंडिंग फॉरवर्ड तरीके से आदमी रहेगा, वो भी एक रीज़न बनता है कि वाकई ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर डिस्क वगैरह में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, डिस्क कंप्रेशन वगैरह होगी, जिसमें लंग्स का भी वॉल्यूम या कम हो जाता है, या बार बार कमर में दर्द होना, लंबर स्पाइन में बैक में दर्द होना, तो ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज के साथ ये हो सकता है। थोड़ा सा मैं सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको बताऊंगा। ये बोन लॉस हो जाता है एज की वजह से। कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है पहले कोई सिम्टम नहीं होंगे, बट अचानक इनको देखा जाए कहीं फ्रैक्चर हो गया या चलने फिरने में मुश्किलात हो जाती है। सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में बोन लॉस हो जाती है जो एक उम्र का तकाजा है। फ्रैक्चर्स होना या ट्रिवल इंजरीज, अचानक अगर देखिए जब ट्रिवल इंजरी जैसे अचानक कभी किसी को सर लग गया दीवार के साथ, तो अंदर सबड्यूरल हेमाटोमा हो जाता है। ट्रिवल इंजरी कहीं दरवाजे के साथ टक्कर लगी, फ्रैक्चर ऑफ दिस क्लेविकल हो जाता है। खासकर मोस्टली आउटस्ट्रेचड हैंड से ये ज़्यादा चांसेस हैं। कुलिस फ्रैक्चर वगैरह आप औरतों में तकरीबन ज़्यादा देखेंगे। आल्दो सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में या औरतों में बराबर दोनों में देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के 2-4 टाइप होते हैं, प्राइमरी है, कुछ इडियोपैथिक है या सेकेंडरी है, एक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, इडियोपैथिक जुवेनाइल यंग एज में भी ऑस्टियोपोरोसिस जो होगा वो है। ऑस्टियोपोरोसिस को जो ट्रीटमेंट है तकरीबन विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह को छोड़ के कुछ ऐसी जो वीकली ट्रीटमेंट दी जाती है, कोई पिल्स दी जाती हैं या मंथली पिल्स दी जाती हैं, इस तरीके से, या क्वार्टरली इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दिया जाता है, या इस तरीके से एनुअल हर साल का इन्फ्यूजन दिया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए। मैं ब्रीफ करते हुए ये बताना चाहूँगा किस तरीके से प्रोफिलैक्टिकली या हम ऑस्टियोपोरोसिस को होने से बचाएंगे, या अगर हो चुका है तो किस तरीके से एल्डरली लोगों का, जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनको कैसे हेल्प करेंगे। उनको पहली चीज़ है सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त या नीचे उतरते वक्त उनके साथ सपोर्ट की जाए। जो हमारे टीचर्स ने हमारे साथ किया वो हम उनके साथ भी ऐसा रवैया अख्तियार करें, या अपने बुज़ुर्गों के साथ कि उनका केयर किया जाए। जो आपके वाशरूम होंगे वो एंटी स्लिप वाशरूम होने चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में भी ओल्ड एज है, इनको प्रोस्टेट भी हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम को डायबिटिक होते हैं, रात के टाइम इनको यूरिन पास करने के लिए या वाशरूम यूज़ करना पड़ता है, अचानक स्लिप होते हैं, तो आपका जो वाशरूम है स्लिप प्रूफ होना चाहिए। इस तरीके से वाशरूम में नाइट लैंप्स हमेशा होने चाहिए, वो बत्ती जल्दी रहनी चाहिए। जब भी हमारे बुज़ुर्ग वाशरूम में जाएं
तो ताकि उनको कुछ ऑब्स्टेकल्स ना आए। और एल्डरली लोगों को प्रोलॉन्ग और लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। बैलेंस डाइट देने की ज़रूरत है, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, जिसमें दूध, पनीर वगैरह ये चीज़ें भी आती हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और एल्डरली को छोड़ के एवरीबॉडी एक्सपोजर टू सन लाइट ज़रूरी है। दिन को 11 बजे से 3 बजे के दौरान तकरीबन 15-20 मिनट तक बैक साइड सूरज की तरफ मुंह करके नहीं, बैक साइड पे आप रखोगे अगर, तो आपका अच्छे तरीके से सूरज की लाइट पड़ेगी, विटामिन डी मिलेगा। वो सिकन से बनता है, उसका मैन्युफैक्चर्ड डिवीजन वहीं से समझो। जो प्रोलॉन्ग अनस्टेबल, रॉन्ग तरीके से बैठना नहीं है, बैड पोस्चर नहीं है, सीधा बैठना है, कमर को सपोर्ट दे के बैठना है। जब भी चलना हो स्मूथ सरफेसेस पे चलना है। अचानक बेंड नहीं करना चाहिए एल्डरली लोगों को। कोई वज़न नहीं उठाने की चाहिए ताकि कोई ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए। जो प्रॉपर बेड होने चाहिए, अपनी हाइट के मुताबिक होना चाहिए। पिलोज़ का केयर करना है, ज़्यादा यूज़ या मिस यूज़ पिलोज़ का नहीं करना है। जहाँ तक हो सके ट्रिवियल इंजरीज़ को बचाने की कोशिश करनी है या माइनर इंजरीज़ को बचाने की कोशिश करनी है। खासकर ट्राईपॉड टाइप जो हैं स्टिक्स, उनका सपोर्ट लिया जाना चाहिए, यानी कि छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो टीचर्स जो छड़ियाँ मारते थे उन छड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि एक सपोर्ट चाहिए ताकि अचानक कहीं फ्रैक्चर या स्लिप वगैरह ना हो। कुछ और एक्सरसाइज में बताऊंगा, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, इतना जब बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो बोन्स का कैल्शियम एब्जॉर्ब करती हैं। वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स भी करना है तकरीबन पहले से, ताकि ये डिजीज़ डेवलप ना हो जाए। क्योंकि हम सबको स्ट्रांग बोन्स और स्लो बोन लॉस होना चाहिए, वो ज़रूरी है। फास्ट बोन लॉस नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। आज टीचर्स डे पर मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना ताकि अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको थोड़ी जानकारी रहे, उनका हम सब केयर करें, एक अच्छा माहौल डेवलप हो सोसाइटी में। इसलिए मैंने टॉपिक चुना ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि वीक बोन्स को हम कैसे बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो मैंने टॉपिक डेडिकेट किया ये हमारे बुज़ुर्गों तक पहुंचेगा और उनकी रहनुमाई हो जाएगी, उनकी सपोर्ट की जाएगी विद दिस इंटेंशन कि उनकी अल्लाह करे उम्र दराज हो और हम सभी तकरीबन अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना सीखें, उनका केयर करना सीखें जैसे उन्होंने हमें अपने बचपन में दिया है। विद दिस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़। टिल नेक्स्ट वीडियो।